तो बच्चों अभी कुछ ही टाइम में अपनी 10वीं यानी कि एसएससी 2025 की एग्ज़ाम होने वाली है। और उसी सिलसिले में हम जो है यहाँ पर 2024 में यानी लास्ट ईयर में जो उर्दू मीडियम की मराठी सब्जेक्ट की यानी कि मराठी कंपोजिट जिसे हम कहते हैं वो क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करेंगे। और इंशाल्लाह आगे भी जो वीडियोस है उसमें हम क्या करेंगे, मराठी कंपोजिट के जो सारे क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करेंगे। इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। तरीका ये होगा बच्चों कि हम जितने भी यानी एक बच्चा एक स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करे, कैसे हल करे, ये पूरी तरीके से गाइडेंस हम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। कैसे करना है वो पूरी तरीके से हम देखेंगे। पहले क्वेश्चन से लेकर के आखिरी क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन पेपर हम इसमें सारा क्वेश्चन पेपर हम इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो जब भी एग्जाम शुरू होती है सबसे पहले इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन पेपर होता है। यहाँ पर जो भी आपका सीट नंबर है वो आपको इनपुट करना होता है, राइट। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कृती पत्रिकेसाठी सूचना, आजकल जो है प्रश्न पत्रिका के अलावा कृति पत्रिका ये कहा जा रहा है ना। तो ये सॉल्व करने के लिए जो भी सूचनाएं हैं वो यहाँ पर दी जाती है, वो हमें पहले थोड़ा सा पढ़ लेना है ना। क्या है उसमें, सूचनेनुसार आकलन कृती व व्याकरण यांमधील आकृत्या काढावा, यानी कि जहां पर भी जरूरत हो वहां पर हमें करना क्या है कि जहां पर जरूरत हो वहां पर जिस तरीके से सूचना दी गई उसके मुताबिक आपको क्या करना है, आकृतियां यानी कि फिगर्स ड्रॉ करनी है। ओके। उसके बाद आकृत्या पेननेच काढाव्या। आपको जो भी आकृति निकालनी है, आकृति यानी फिगर्स, जो भी फिगर्स आपको ड्रॉ करनी है वो पेन से ही ड्रॉ करेंगे, पेंसिल से नहीं करेंगे। अगर आपको अब तक आदत है पेंसिल से फिगर ड्रॉ करने की तो उसे बदल डालो। आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर हल करते वक्त आपको सारी की सारी फिगर्स पेन से ही ड्रॉ करनी है। थर्ड क्या है, उपयोजित लेखनासाठी लेखनातील प्रश्नांसाठी सूचना निवेदन आकृतीची आवश्यकता नाही, तसंच या आकृती लिहून घेऊ नयेत। यानी जो उपयोजित लेखन है उसमें जो प्रश्न आने वाले हैं उसमें आकृति की जरूरत नहीं है ना। उसमें बिल्कुल भी आकृति की जरूरत नहीं है। तसेच या कृती लिहून घेऊ नयेत, या फिर वो जो सारा कृति है उसमें उपयोजित लेखन में वो आपको लिखना नहीं है ना, सारे के सारे लिखते नहीं बैठना है। उसके बाद में क्या है, स्वच्छता नीटनेटकेपणा व लेखन लेखन नियमांनुसार लेखन यांकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे। यानी कि साफ सफाई, स्वच्छता यानी साफ सफाई, नीटनेटकेपणा यानी टाइडीनेस, यानी जितनी भी आपकी लिखाई हो वो साफ सुथरी हो। लेखन नियमानुसार लेखन यांकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे, यानी हमारे उकार, हमारी वेलेंटी, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। ओके, ये 4 सूचनाएं हैं। उसके बाद में हमारा सबसे पहला जो विभाग है वो शुरू होता है विभाग 1 गद्य। गद्य यानी क्या होता है, गद्य में यानी सारे सवाल जो भी है वो पैराग्राफ पर आधारित होते हैं। एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और उसी पर आधारित आपको जो है इस क्वेश्चन पेपर को इस पैराग्राफ के ऊपर के जो क्वेश्चन है उसको हल करना होता है। तो देखेंगे पहले, तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें उस पैराग्राफ को ठीक से पढ़ना होता है। उस पैराग्राफ, वो जो पैराग्राफ होता है ना आपके टेक्स्ट बुक से ही आया हुआ होता है, लेकिन फिर भी हमें अच्छे से पढ़ना होता है। तो चलो फिर हम पहले पढ़ते हैं पैराग्राफ को। देखो, डासांनी मग डासांनी मग त्यांची जनरल बॉडी मीटिंग ठेवली। दासू दासीचा अहवाल सगळ्यांनी ऐकला. सगळ्यांनी ऐकला. सगळे गंभीर झाले. विचार विनिमय सुरू झाला. त्यांच्यातला एक डॉक्टर संशोधक पुढे आला, म्हणाला, मी एक लोकल ॲनेस्थेशिया देणारं रसायन शोधलंय. आपल्या सुईवर ते लावायचं की ती खुपसलेली त्याला कळायचंही नाही. आगे क्या कहा गया, सगळ्यांच्या तोंडून एकदम वा असा उद्गार बाहेर पडला. डास पुढाऱ्यानं त्याला विचारलं, त्याचं पेटंट काही नाही ना. छे छे, तसं करायला आपण माणसं का आहोत. हशा उसळला.
तो पुढे म्हणाला, ज्या वनस्पतीपासून ते रसायन मिळतं त्या मुबलक आहेत आणि त्यांनी सहकार्य करायचं कबूल केलंय. शिवाय आपल्या शरीरातल्या त्या जंतूंसाठी आपण ती अँटीबायोटिक्स घेतली तर. आता राहता राहिला प्रश्न आपल्या गुनगुनीचा. माझे त्यावर प्रयोग सुरू आहेत. यानी ये जो पाठ का एक हिस्सा है, इसमें जो डास डास यानी मच्छर, उसमें से जो संशोधक है यानी साइंटिस्ट है, उसमें और कुछ लोगों के बीच में डिस्कशन हो रहा है. उसने कुछ दवाई बनाई है, उसके रिगार्डिंग ये डिस्कशन हो रहा है. और इसी पैराग्राफ पर आधारित यानी पाठ का ये जो हिस्सा है, इसी पर आधारित हमको सवाल पूछे गए हैं, वो हमको अभी हल करने हैं. ठीक है, अच्छे से पहले पैराग्राफ को पढ़ लेना है. उसमें किसने क्या कहा, किससे कहा, इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है. और ये तभी ध्यान में रहेगा जब हम पैराग्राफ को समझाएंगे या फिर उसका जो मीनिंग है, उसका जो मतितार्थ है वो समझेंगे. ओके. अब पहला प्रश्न क्या है देखो, उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा. यानी उतार्याच्या आधारे यानी जो नीचे उतारा दिया है उसके आधार पर, उसके हेल्प लेकर, सूचनेनुसार जो सूचना दी गई है उसके अनुसार कृति करिए. अब देखो सूचना क्या है यहाँ पर, आकृति पूर्ण करा. यानी जो नीचे दी गई आकृति है उसे आपको पूरी करनी है. क्या करनी है, पूरी करनी है. लेकिन किसके आधार पर करनी है, उतारा यानी जो नीचे पैराग्राफ दिया है उसके आधार पर. आधार इसका लेना है और जो सूचना दी गई है यानी आकृति पूर्ण करने वाली उस सूचना का पालन करना है. तो फिर देखते हैं क्या है इसमें. जनरल बॉडी मीटिंग मध्ये संवाद करणारे. यानी जो जनरल बॉडी मीटिंग थी उसमें संवाद यानी डिस्कशन किसका किसका हुआ था, ये हमें क्या करना है, लिखना है. ठीक है, तो फिर देखते हैं जो जनरल बॉडी मीटिंग थी उसमें संवाद किस किस के बीच में हुआ था. हमें पैराग्राफ पहले देखना पड़ेगा. ठीक है, चलो देखते हैं. तो इसमें देखो, दासांनी मग त्यांची जनरल बॉडी मीटिंग ठेवली. दासू दासीचा अहवाल सगळ्यांनी ऐकला. दासू दासीचा अहवाल, इसमें किसका किसका नाम है, दासू दासी का नाम है ना. दासू दासीचा अहवाल सगळ्यांनी ऐकला यानी जो अहवाल था वो उन्होंने पढ़ा, यानी उस चर्चा में उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया. तो इसलिए हमें दासू दासी का नाम इसमें लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उन्होंने अहवाल पढ़ा ना, यानी डिस्कशन किया. तो हम यहाँ पर लिखेंगे दासू और दासी. ठीक है, ये हो गया पहला. उसके बाद में और कौन है, विचार विनिमय सुरू झाला. त्यांच्यातला एक डॉक्टर संशोधक पुढे आला आणि म्हणाला, उसने कहा, उसने कुछ कहा यानी उसने पार्टिसिपेट किया. फिर उसमें किसमें पार्टिसिपेट किया, उस चर्चा में उसने पार्टिसिपेट किया. इसलिए हमें डॉक्टर संशोधक का नाम लेना पड़ेगा. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे डॉक्टर संशोधक. डॉक्टर संशोधक ये लिखा हमने, डॉक्टर संशोधक यहाँ पर हमने लिखा. अब तीसरा क्या है, म्हणाला मी एक लोकल अॅनेस्थेशिया देणारे रसायन शोधलंय. आपल्या सुईवर ते लावायचं की ती सुई खुपसलेली त्याला कळायचंही नाही. सगळ्यांच्या तोंडून एकदम वा असा उद्गार आला. सगळ्यांच्या तोंडून एकदम वा असा उद्गार आला. सगळे याने कोण, बाकी सारे डास. सारे डास यानी कौन, इतर डास. सगळ्यांच्या तोंडून यानी सब लोगों ने कुछ ना कुछ कहा, कुछ आवाज निकाली. कौन सी आवाज निकाली, वाह वाली आवाज निकाली. यानी सब लोगों ने क्या किया, सब जो डास थे, जो सारे मच्छर थे, उन्होंने क्या किया, चर्चा में पार्टिसिपेट किया. सबको हमें लेना पड़ेगा, पार्टिसिपेट किसने किसने किया, है ना. तो यहाँ पर हम लिखेंगे इतर डास. इतर यानी अदर्स, इतर डास. प्रश्न क्या है हमारा, जनरल बॉडी मीटिंग में संवाद करना है. जिसने जिसने भी संवाद किया, जिसने जिसने भी कुछ बोला, उसका उसका हमें नाम लिखना है. इतर डास हो गया. आगे क्या हम पढ़ेंगे, असा उद्गार बाहेर पडला. डास पुढाऱ्यानं त्याला विचारले. अभी कौन आया आगे, आगे आया डास पुढाऱ्यानं त्याला विचारले. विचारले यानी पूछा. पूछा यानी कुछ ना कुछ संवाद किया, कुछ ना कुछ डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया. तो फिर हमें डास पुढारी का नाम लेना पड़ेगा. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आखिरी में डास पुढारी. डास पुढारी, पुढारी यानी नेता, डास पुढारी, है ना. हमारे चार ऑप्शन हो गए. यानी हमारा ये जो प्रश्न था ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया. जनरल बॉडी मीटिंग मध्ये संवाद करणारे दासू दासी, डॉक्टर संशोधक, इतर डास आणि डास पुढारी, चार लोग हो गए.
अब हमें बढ़ना है आगे वाले सवाल की तरफ। ठीक है, अब क्या है, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। एका वाक्यात उत्तरे लिहा यानी कि यहां पर हमें एक सेंटेंस में एका वाक्यात उत्तर लिहा, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्न क्या है, डासांच्या जनरल बॉडी मीटिंग मध्ये हशा का उसळला। पहले इसको समझना है। डासांच्या जनरल बॉडी मीटिंग मध्ये यानी ये जो मच्छरों की मीटिंग थी, जनरल बॉडी मीटिंग थी, उसमें क्या हुआ, हशा का उसळला। हशा उसळने यानी जोर जोर से हंसना, हशा यानी हंसना, और का उसळला, और उसळला का मतलब क्या, वो बहुत जोर जोर से हंसे, और उसकी वजह पूछी गई है का से, यानी वो जोर जोर से क्यों हंसे, ऐसा क्या जोक हुआ था जिसकी वजह से वो जोर जोर से हंसे। तो इसके लिए हमें पैराग्राफ देखना पड़ेगा। देखो, उससे रिलेटेड वर्ड को हम देखेंगे। यहाँ पर देखो, या तो वो गंभीर थे, गंभीर यानी सिरियस थे, विचार, फिर आगे क्या हुआ, विचार विनिमय सुरू झाला, डिस्कशन शुरू हुआ। त्यांच्यातला एक डॉक्टर संशोधक पुढे आला, एक डॉक्टर संशोधक था, वो आगे आया और क्या कहने लगा, मी एक लोकल एनेस्थेशिया देणारे रसायन शोधले, मैंने एक केमिकल ढूंढा है, आपल्या सुईवर ते लावायचं, जब इंजेक्शन होता है ना, जो सुई होती है उसके ऊपर वह लगाना है, की ती खूप असलेली त्याला कळायचंही नहीं, है ना। तो जो मच्छरों की जो सुई है ना, यानी कि जिससे वो काटते हैं, उसके ऊपर अगर हम वो लगाएंगे तो क्या होगा फिर, जिसको काटा गया, जिसको वो चुभाई गई, वो जो सुई है वो जिसके ऊपर चुभाई गई, उसे वो पता भी नहीं चलेगा, है ना। ये दवा उसने क्या करी है, खोजी है। फिर आगे क्या हुआ, सगळ्यांच्या तोंडून एकदम वाह असा उद्गार बाहर पडला। सब लोगों ने कहा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा कहा। उद्गार यानी आवाज बाहर निकलना, और वो भी एक्सप्लेनेशन वाली होती है ना, वाह, आश्चर्य से आवाज बाहर निकलना, उसे कहते हैं उद्गार। बाहेर पडला, डास पुढाऱ्याने त्याला विचारलं। फिर आगे क्या हुआ, जो डास पुढारी था उसने संशोधक से पूछा, क्या पूछा, त्याचं पेटेंट बिटेंट काही नाही ना। उसके दिल में सवाल आया, अब इसने कुछ खोजा है तो उसका वो पेटेंट रजिस्टर किया होगा। पेटेंट यानी वो चीज़ होती है, जब हम कोई नई चीज़ खोजते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अगर हम उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो फिर हम उस चीज़ पर अपना दावा कर सकते हैं, यानी ये चीज़ मैंने खोजी हुई है, इस तरीके से हम लीगल दावा उसके ऊपर कर सकते हैं, और उस चीज़ का जो खोजा जाना है वो हमारे नाम के ऊपर रजिस्टर्ड हो जाता है। तो इसे कहते हैं पेटेंट। तो जो दास पुडारी पूछता है, तो चीज़ खोजी है, तो फिर क्या उसका पेटेंट बिटेंट भी कोई है क्या, रजिस्ट्रेशन है क्या। फिर आगे क्या होता है, वो कहता है की छे छे तसं करायला आपण का माणसं आहोत का। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, पेटेंट बिटेंट थोड़ी ना होता है, ऐसा करने के लिए हम क्या इंसान थोड़ी ना है ना, हम इंसान थोड़ी ना ऐसा करने के लिए, यानी इंसान ऐसा करते हैं। और ऐसा कहने के बाद क्या हो गया, हंसा उसळला, यानी वो जोर जोर से हंसने लगे। तो वजह क्या थी, ये पूछा जाना, छे छे तसं करायला अपन का माणसं आहोत का, ये पूछा जाना, ये वजह थी। फिर हम क्या लिखेंगे, नीचे जाएंगे हमारे आंसर पेपर में, और क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, छे छे, इस तरीके से, छे 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 तसं करायला करायला आपण आपण माणसं माणसं का आहोत, माणसं का आहोत, है ना, ऐसे पूछा। और फिर ये किसने पूछा, असे 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 डास संशोधकाने, संशोधक ने कहा ना, ये संशोधकाने संशोधकाने म्हटल्याने म्हटल्याने, है ना, ये उसने कहा इसकी वजह से। और फिर ये सवाल कॉपी करना है, डासांच्या दासांच्या जनरल, ये पूरा लिखना जरूरी है, जनरल बॉडी मीटिंग मीटिंग मध्ये
हशा हशा उसळला, है ना। इस तरह से क्या करना है आपको, लिखना है। छे तसं करायला आपण माणसं का आहोत? नहीं नहीं, ऐसा करने के लिए हम इंसान थोड़ी ना है। असे डास संशोधकाने म्हटल्याने, ऐसा संशोधक ने कहा, म्हटल्याने और कहने की वजह से, म्हटल्याने यानी कहने की वजह से डासांच्या जनरल बॉडी मीटिंग मध्ये हशा उसळला, यानी जो वो जनरल बॉडी मीटिंग चल रही थी उसमें जोर जोर से सारे लोग हंसने लगे। ठीक है, ये हुआ आंसर। हम देखो ये स्वमत वाला है, स्वमत यानी अपना मत, अपना ओपिनियन हमें रखना होता है जो पूछा गया उस टॉपिक के ऊपर। देखो क्या है, पाठातील पाठातील डास आणि माणूस, पाठातील डास आणि माणूस यांच्यातील संवादाच्या आधारे डासांचे म्हणणे तुमच्या शब्दांत लिहा। पाठातील डास आणि माणूस यांच्या संवादाच्या आधारे, यानी वो जो पाठ है, अभी इस पैराग्राफ से नहीं है, पाठ से लेना है पूरा। पाठातील डास आणि माणूस, मच्छर और इंसान यांच्या संवादाच्या आधारे, इनका जो डिस्कशन है उससे रिलेटेड डासांचे म्हणणे यानी मच्छरों का क्या कहना है ना, उसका आधार लेना है। दोनों के बीच का जो डिस्कशन हुआ उसका आधार लेना है और उससे हमें ये ठहराना है कि हमें डिसाइड करना है कि जो मच्छर थे उनका क्या कहना है। ये हमें लिखना है, हमारी लैंग्वेज में लिखना है। ज़रूरी नहीं कि कहीं से कॉपी किया हुआ हो, कहीं से याद किया हुआ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जितना आपको पाठ समझ में आया उसी से रिलेटेड हमें सारे चीज़ें लिखनी है। तो ठीक है, फिर चलो हमें ये लिखते हैं कि इनकी चर्चा क्या हुई थी, डास की और मानुस की, और उसमें से हमें पता क्या चला, किसके बारे में पता क्या चला, ये जो मच्छर है यानी जो डास है उनका क्या कहना है। तो हमें क्या समझ में आया वो हमें लिखना है। ठीक है, चल। डास व माणूस यांच्या संवादातून डासांना असे म्हणायचे होते की काही थेंब रक्तासाठी माणूस उगाच भाव खातो, रक्तदानाच्या वेळी मात्र हाच माणूस अर्धा लिटर रक्त देतो, गेलेले रक्त 2 दिवसांत भरून येते, मग गरीब डासांना रक्त देताना एवढी नाराजी का? खरं म्हणजे माणसाचं रक्त काढणं हे आमच्याही जीवनाचे कर्तव्य आहे, म्हणून माणसाशी असलेला संसार संबंध आम्ही तोडू शकत नाही। आमच्यामुळे रोग प्रसार होत असेल असे जर माणसाचे म्हणणे असेल तर सर्वच डासांमुळे रोगराई पसरत नाही। काही जमाती तशा आहेत, आम्ही माणसे झोपेत असताना सुई खुपसतो, याने त्यांना दुखत असेल तर आम्ही याची काळजी घेऊ, आमच्या मुलांना याचे विशेष प्रशिक्षण देऊ। अब देखो अब ये पहला जो उतारा था ये हमारा खत्म हो चुका है ना। इस पर के सारे सवालात हमने हल कर लिए हैं। प्रश्न 1 है ना, प्रश्न 1 चल रहा है, 1 में का अ है, उसके बाद में है प्रश्न 1 और उसका है आ। प्रश्न 1 आ क्या है, देखो पढ़ो। उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा, यानी उतारा है उसका आधार लेना है, उसकी हेल्प लेनी है, और जो नीचे दी गई सूचना है उसके आधार पर हमें क्या करना है, कृति करनी है। नीचे दी गई सूचना क्या है, चौकटी पूर्ण करा। चौकट यानी ये वाला जो बॉक्स होता है ना, बॉक्स को चौकट कहा करता है। तो इस बॉक्स को आपको भरना है, लेकिन वो क्या लिखना है उसमें, उसके लिए एक सवाल पूछा गया है। काचेच्या खिडकीतून लेखकाकडे टक लावून पाहणारा, यानी जो काच की खिड़की है उसमें से लेखकाकडे टक लावून पाहणारा। टक लावून पाहने यानी कि एक कंटिन्यूसली एक तरफ ही देखे जाना, उसे कहते हैं टक लावून पाहने। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पैराग्राफ है उसे पढ़ना पड़ेगा। माझ्या ग्रंथाला राज्य पुरस्कार मिळाला, माझ्या व्याख्यानमाला गाजल्या, आदर्श प्राध्यापक म्हणून माझा गौरव झाला, मला डिलीट मिळाली, राष्ट्रीय प्राध्यापक म्हणून माझा सन्मान झाला, संत साहित्य चिंतनासारख्या माझ्या पुस्तकाला श्रेष्ठ संत साहित्य विषयक ग्रंथाचा पुरस्कार मिळाला, मला परदेशाची निमंत्रण आली की
त्या बातम्या सांगणारी जी पत्र आणि तारा माझ्या टेबलावर येऊन पडत, ती पाकिटं फोडून या बातम्या मी प्रथम कुणाला सांगत असे. काचेच्या खिडकीतून माझ्याकडे टक लावून पाहणाऱ्या मकबऱ्याला. मग मकबऱ्याचे मिनार मिस्किलपणे हसत डोलत त्यांचा घुमट तरारून येई. माझ्या यशानं त्यालाही तेज चढे. त्याच्या स्नेहशील दृष्टीच्या वर्षावात मी अखंड धावून निघत असे. माझ्या आयुष्यात या स्नेहाळ क्षणांना फार मोलाचं स्थान आहे. फार मोलाचं स्थान आहे. हे सारे क्षण मी माझ्या हृदयात खोल जपून ठेवले आहेत, है ना. इस तरह से ये पैराग्राफ है और इस पर आधारित हमें क्या करने हैं, ये सवालात ढूंढने. ओके, तो पहला क्या है, काचेच्या खिडकीतून लेखकाकडे टक लावून पाहणारा, यानी जो कांच की खिड़की का जिक्र आया है इसमें, उसमें से लेखक की तरफ कौन कंटिन्यूसली यानी टक लाउन पाहने जिसे हम कहेंगे देख रहा था, वो कौन था. तो आप अगर इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखो यहाँ पर है, काचेच्या खिडकीतून माझ्याकडे टक लावून पाहणाऱ्या मकबऱ्याला. यानी कि जो कांच की खिड़की थी उसमें से मेरी तरफ कौन देख रहा था, वो था मकबरा. कौन था, मकबरा. तो यहाँ पर लिखेंगे मकबरा. चलो आगे क्या है, लेखकाच्या पुरस्कार प्राप्त ग्रंथाचे नाव. यानी लेखक का ऐसा कौन सा ग्रंथ था जिसको पुरस्कार मिला था, तो वो भी इसमें है. ये देखो यहाँ पर राष्ट्रीय प्राध्यापक म्हणून माझा सम्मान झाला. और फिर आगे क्या है, संत साहित्य चिंतनासारख्या माझ्या पुस्तकाला श्रेष्ठ संत साहित्य विषयक ग्रंथाचा पुरस्कार मिळाला. यानी उस ग्रंथ का नाम क्या था, वो था संत साहित्य चिंतन. क्या था, संत साहित्य चिंतन. तो वही हम फिर लिखेंगे यहाँ पर. क्या लिखेंगे, क्या पूछा गया कि लेखकाच्या पुरस्कार प्राप्त ग्रंथाचे नाव. इसमें जो पुरस्कार प्राप्त ग्रंथ था उसका नाम क्या था, तो वो था संत साहित्य चिंतन. संत साहित्य चिंतन. ओके, संत साहित्य चिंतन ये ग्रंथ का नाम था और उसको पुरस्कार मिला हुआ था. अब आगे देखेंगे, आगे क्या है. आगे देखो फिर से है, आकृति पूर्ण करा. आकृति पूरी करनी है. ये देखो ये है, आकृति पूर्ण करा. आकृति पूर्ण करा. ओके, आकृति पूरी करनी है. और क्या है आकृति में, लेखकाला मिळालेले सम्मान. लेखकाला मिळालेले सम्मान यानी उस लेखक को कौन से सम्मान मिले थे वो हमें लिखने हैं. अब वो सारे हमको इस पैराग्राफ में मिलेंगे, लेखक को कौन से सम्मान मिले थे. ठीक है, चलो देखते हैं. अब देखो यहाँ पे क्या है, माझ्या ग्रंथाला राज्य पुरस्कार मिळाला. यानी जो ग्रंथ था लेखक का, उसको राज्य पुरस्कार मिला था. और फिर राज्य पुरस्कार मिलना एक सम्मान मिलना ही हुआ ना, तो राज्य पुरस्कार लिखना पड़ेगा हमें उसमें, है ना. तो यहाँ पर लिखेंगे पहला राज्य पुरस्कार. राज्य पुरस्कार. या भी थोड़ा उसको डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ग्रंथाला राज्य पुरस्कार. ठीक है, ये पहला सम्मान हुआ. आगे क्या है, आगे पढ़ो. माझ्या व्याख्यानमाला गाजल्या. आदर्श प्राध्यापक म्हणून माझा गौरव झाला, है ना. माझा गौरव कसा झाला, आदर्श प्राध्यापक म्हणून. यानी मुझे एक आदर्श प्राध्यापक बोलकर के पुकारा जाने लगा. एक आदर्श आइडियल टीचर. तो फिर क्या, ये भी उसका गौरव ही हुआ, है ना. आदर्श शिक्षक कहा जाना, आदर्श प्राध्यापक कहा जाना, ये तो गौरव ही हुआ ना. तो फिर क्या लिखेंगे हम आगे वाला, ये सम्मान ही हुआ ना उसको मिला हुआ. तो क्या लिखेंगे, आदर्श प्राध्यापक. आदर्श प्राध्यापक, ये सम्मान मिले हुए उसको, है ना. जो लेखक हैं उनको ये क्या मिले हुए हैं, सम्मान मिले हुए हैं. प्राध्यापक, उनको आदर्श प्राध्यापक कहा जाने लगा, यानी कि ये उनका सम्मान हुआ.
उनके ग्रंथ को राज्य पुरस्कार मिला, यानी ये भी उनका सम्मान हुआ। अब आगे देखो, आगे क्या है। आगे क्या है, राष्ट्रीय प्राध्यापक म्हणून माझा सन्मान झाला। राष्ट्रीय प्राध्यापक म्हणून माझा सन्मान झाला। संत साहित्य चिंतनासारख्या माझ्या पुरस्काराला श्रेष्ठ साहित्यविषयक ग्रंथाचा पुरस्कार मिळाला। तो इसको, ये जो संत साहित्य चिंतन, इस नाम का जो ग्रंथ है, उसे एक पुरस्कार मिला। वो क्या था, वो था संत साहित्य विषयक ग्रंथाचा पुरस्कार। तो क्या लिखेंगे, श्रेष्ठ संत साहित्य पुरस्कार। यहाँ से देखो, ये देखो यहाँ से है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ संत साहित्य विषयक पुरस्कार। ठीक है, ये भी लिखेंगे फिर उसमें, श्रेष्ठ संत साहित्य विषयक पुरस्कार, श्रेष्ठ संत साहित्य, संत साहित्य, साहित्य विषयक पुरस्कार। अब एग्जाम में जो है, आप आपको लिखने के लिए जितनी जगह ज़रूरी है उतना बड़ा बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पर जो बॉक्स है रेडीमेड है, तो मैं उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, है ना। तो आप क्या करेंगे, जितनी ज़रूरत है आपको उतना ही बड़ा बॉक्स बनाएंगे। आगे क्या है, आगे देखो और क्या मिला है उनको, और कौन सा सम्मान मिला है। और उनको मिला है डी लिट भी मिली है उनको। देखो यहाँ पर डी लिट भी है। और क्या है, म्हणून माझा गौरव झाला, मला डी लिट सारखी पदी मिळाली, राष्ट्रीय प्राध्यापक म्हणून माझा सन्मान झाला। संत साहित्य चिंतनासारख्या माझ्या पुस्तकाला श्रेष्ठ संत साहित्य विषयक ग्रंथाचा पुरस्कार मिळाला। राष्ट्रीय पुरस्कार भी उनको मिला है ना, राष्ट्रीय प्राध्यापक। ये डिलीट लिख सकते हैं यहाँ पर, डिलीट, डिलीट मिळाली, यहाँ पर लिखेंगे डिलीट। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे डिलीट, डॉक्टरेट लिटरेचर, डिलीट। देखो जरा डिलीट कैसे लिखा हुआ है, डिलीट यहाँ पर उनको मिली है। ओके, ठीक है, ये हुआ। राष्ट्रीय पुरस्कार भी लिख सकते हैं उसमें, और आपको लिखना है तो ये एक्स्ट्रा भी है, राष्ट्रीय पुरस्कार भी उसमें लिख सकते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार भी उनको मिला, राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जोड़ियां लावा, यानी जोड़ियां आपको लगानी है। क्या करना है, जोड़ियां लावा, यानी आपको जोड़ियां लगानी है। किसकी जोड़ियां लगानी है, अगट और बगट, इन दोनों के बीच में। अब यहाँ पर जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो ऐसे ही दो बॉक्स बनाने हैं। पहला बॉक्स बनाएंगे अगट वाला, लेकिन जो दूसरा वाला बॉक्स है उसमें आप क्या लिखेंगे, ये ब गट कट करके उत्तर लिखेंगे, है ना। उत्तर ऐसे लिखेंगे और फिर उसके नीचे उसका जो आंसर है वो बराबर लिखेंगे। अब इसमें से मिस्किल पे अपने हंसनारे कौन है और तरारून येणारे कौन है, ये आपको कहाँ मिलेगा, आपके पैराग्राफ में मिलेगा। पहला क्या था, मिस्किलपणे हंसणारे। देखो कहाँ पे लिखा हुआ है मिस्किलपणे हंसणारे, यहाँ पर लिखा हुआ है, काचेच्या खिडकीतून माझ्याकडे टक लावून पाहणाऱ्या मकबऱ्याला। मग मकबऱ्याचे मिनार मिस्किलपणे हसत डोलत, मकबऱ्याचे मिनार मिस्किलपणे हसत डोलत, यानी मिस्किलपणे कौन हंस रहा, तो वो थे मकबऱ्याचे मीनार। कौन था वो, मकबऱ्याचे मीनार। हंसने वाला कौन था, मकबऱ्याचे मीनार। तो हम कैसी जोड़ी लगाएंगे, मिस्किलपणे हंसणारे मीनार, है ना। ये जो दो है, मिस्किलपणे कौन हंस रहे थे, यानी मीनार हंस रहे थे। ठीक है, तरारून येणारे कौन, अब तरारून येणारे कौन है इसमें, वो भी है। अब देखो यहाँ पर
मिस्किलपणे हसत डोलत. त्याचा त्याचा घुमट तरारून येई. त्याचा घुमट तरारून येई. तो तरारून येणारा कोण? तो घुमट. तरारून येणारा घुमट. तो फिर तरारून येणारा कौन? घुमट है. तो फिर हम क्या करेंगे? उसकी जोड़ी लगा देंगे. तरारून येणारे घुमट. ओके, तो ये हो गया आंसर. बस आपको एग्जाम में लगाते वक्त ऐसी लाइंस नहीं खींचनी है, बल्कि ऐसे दो कॉलम बना करके उसमें आपको आंसर लिखना है. ठीक है, यहाँ तक हुआ. आगे देखो क्या है. विभाग 2 पद्य. अब दूसरा विभाग शुरू हो रहा है. दूसरा विभाग है विभाग 2 पद्य, है ना. पद्य यानी जिसमें कविताएं होती है, गद्य यानी जिसमें पैराग्राफ होते हैं, और पद्य यानी जिसमें कविताएं होती है. अब सूचना यहाँ पर क्या कहा है कि कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा. कवितेच्या आधारे कृती करा. कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा. और सूचना क्या है? आकृति पूर्ण करा. आकृति पूर्ण करा. नीचे वाली जो आकृति है उसे पूरी करनी है. आकृति क्या है? ये देखो, ये आकृति है. सुगरणीच्या खोप्याला दिलेल्या उपमा. सुगरणीच्या खोप्याला दिलेल्या उपमा, यानी सुगरनी की जो खोपा है, यानी जो घर है छोटा सा नेस्ट, उसको किसके जैसा है ऐसा कहा हुआ है ना. तो उसे कहते हैं उपमा. उपमा यानी कि कोई चीज किसके जैसी है ऐसा कहना, उसे कहते हैं उपमा. ओके, तो सुगरणीच्या खोप्याला दिलेल्या उपमा. तो देखेंगे इसमें, पहले पढ़ेंगे हम. अरे खोप्यामधी खोपा सुगरणीचा चांगला, देखा पिलांसाठी तिनं झोका झाडाले टांगला. पिलं निजले खोप्यात, पिलं निजले खोप्यात, जसा झुलता बंगला. जसा झुलता बंगला. जहां भी जसा ये शब्द आएगा ना बच्चों, वो कोई चीज किसके जैसी है ये बोलने के लिए आता है ना. जसा झुलता बंगला यानी कि उसका जो खोपा है ना, वो झूलता बंगला. झूलता यानी हिलता हुआ, बंगला यानी बंगला, जैसे हिलता हुआ बंगला है ऐसा लग रहा है उसको, है ना. और आगे क्या है? तिचा पिलामधी जीव, जीव झाडाले टांगला, खोपा इनला इनला जसा. फिर से यहाँ पे जसा आ गया. जसा गिलक्याचा कोसा. यानी ये जो घरटा है किसका? सुगरनी का जो घर है, उसको दो चीजों की उपमा दी गई, यानी दो अलग अलग चीजों के जैसा वो है ऐसा कहा गया. वो कौन सी चीजें हैं? पहला है सुगरणीचा खोपा जसा झुलता बंगला. झुलता यानी कि हिलता हुआ बंगले के जैसा है. और वो जसा गिलक्याचा कोसा, दो चीजों के जैसा है. एक पहला है झुलता बंगला और दूसरा है गिलक्याचा कोसा. ठीक है, तो हम यही आंसर लिखेंगे, झुलता बंगला और गिलक्याचा कोसा. सुगरणीच्या खोप्याला दिलेला उपमा. पहला क्या है? झुलता बंगला. झुलता बंगला. और दूसरा है गिलक्याचा कोसा. गिलक्याचा कोसा. गिलक्याचा कोसा. ठीक है, ये है, दो उपमा दी गई. उपमा कब पहचानना है? जब जसा ये शब्द इस्तेमाल किया गया होगा ना, तो हम पता कर सकते हैं कि ये उपमा दी गई है. कोई चीज किसी के जैसी है ऐसा कहा गया ना, तो उसे उपमा बोलते हैं. आगे देखो. पाखराची कारागिरी जरा देख रे माणसा, तिची उलुशीच चोच, तेच दात तेच ओठ, तुले दिले रे देवाने 2 हात 10 बोट. दिलेल्या काव्यपंक्तीचा सरळ अर्थ लिहा. दिलेल्या काव्यपंक्तीचा सरळ अर्थ लिहा, यानी जो भी काव्यपंक्ति दी है, काव्यपंक्ति यानी उस कविता की पंक्ति, उस कविता की लाइन, उसका सरल अर्थ यानी सीधा मतलब जो हमें समझ में आया. सीधा मतलब जो हमें समझ में आया वो लिखना है. लाइन कौन सी है? खोपा इनला इनला जसा गिलक्याचा कोसा,
पाखराची कारागिरी जरा देख रे मानसा। अब ये जो लाइन है इनका हमें सीधा मतलब लिखना है। पहले हम समझते हैं कि ये क्या है। खोपा इनला इनला, खोपा यानी क्या, उस सुगरन नाम का जो पक्षी है उसका जो खोपा है, खोपा मतलब उसका घर, उसने बनाया हुआ या फिर बुना हुआ घर। खोपा इनला इनला, इनला यानी बुना, उसने जो घर है ना कैसे बुन के बनाया हुआ। इनला यानी बुनाया, खोपा यानी उसका घर है ना, उसका जो खोपा है उसने बुनाया, बुना है, बुना है। आगे क्या है, जसा गिलक्याचा कोसा, और वो बुनने के बाद में ऐसे लग रहा है कि जैसे वो गिलक्याचा कोसा है। अभी गिलक्याचा कोसा यानी क्या, आपने देखा होगा मार्केट में एक सब्जी आती है जिसे हम तुरई कहते हैं, उसको मराठी में घोसाड़े कहेंगे, घोसाड़े है ना, घोसाड़े कहेंगे। उसे हिंदी में जो है तुरई कहा जाता है ना। तो वो जो तुरई है, वो जो फल भाजी कहते हैं, फल भाजी जिसे कहते हैं, वो सूखने के बाद है ना, वो सूखने के बाद जिस तरह से दिखती है उसी तरह से ये जो खोपा है ना सुगरन का वो भी दिखता है। यानी जो तुरई है ना वो सूख जाने के बाद जिस तरीके की दिखती है, जिस जैसे दिखती है वैसे ही ये खोपा भी दिखता है। इसलिए कहा गया है कि ये जो खोपा है ना सुगरन ने बनाया हुआ, वो गिलक्याचा कोसा जैसी है, यानी कि इसके जैसी, इसके जैसी है ना, उपमा दी गई है उसकी। तो क्या है आगे, क्या कहेंगे कि पाखराची कारागिरी, कारागिरी यानी उसकी कला, उसका आर्ट। पाखरू यानी पक्षी, ये जो पक्षी है सुगरन, इसकी जो आर्ट है, इसकी जो कला है, जरा देख रे मानसा, यानी इंसान तू जरा देख, तुझे ये देखना चाहिए कि उसके अंदर कितनी कला है, कितना उसके अंदर जो आर्ट है वो कूट कूट के भरा हुआ है। ये उसका मतलब है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका जो सीधा मतलब है वो कैसे लिख सकते हैं वो हम देखेंगे और उसका मतलब लिखेंगे। ठीक है, चलो। सरळ अर्थ, खोप्यामध्ये खोपा या कवितेमध्ये बहिणाबाई यांनी सुगरणीने बांधलेल्या घरट्याची वैशिष्ट्ये उदाहरणातून सांगितलेली आहेत. या ओळींमध्ये सुगरणीने विणलेल्या खोप्याची तुलना कवयित्रीने नक्षीदार गिलक्याशी केली आहे. कवयित्री म्हणते सुगरणीने विणलेला खोपा हा त्या गिलक्याच्या कोसासारखा सुंदर दिसतो. तसेच सुंदर सुगरणीने आपले घरटे विणले आहे. अरे माणसा, ही पाखरांची कुशल व सौंदर्यपूर्ण कारागिरी पहा, असे कवयित्री माणसांना उद्देशून म्हणते आहे. आगे देखो, दूसरी कविता है, कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। और सूचना क्या है कि चौकटी पूर्ण करा। नीचे जो चौकट दी है, चौकट यानी क्या, चौकट का मतलब होता है नीचे जो बॉक्सेस दिए हैं वो। उसमें पूछा गया कवितेत आलेल्या नद्यांची नावे, कविता में कौन कौन सी नदियों के नाम आए। दूसरा क्या है, मनातून वाहून जाव्यात अशा गोष्टी, यानी दिल में से बह जानी चाहिए, निकल जानी चाहिए, ऐसी चीजें कौन सी है कविता में, उसके लिए हमें कविता पढ़नी पड़ेगी। देखो कविता क्या है, हा देश माझा याचे भान जरासे राहू द्या रे, हा उंच हिमालय माझा, हा विशाल सागर माझा, या गंगा यमुना शेती धरती बाग बगीचा माझा। अब आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे ये दो नदियां हैं यहाँ पर, गंगा और यमुना। इन दो नदियों का जिक्र इस कविता में आया है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे आकृति पूर्ण करा में कौन सी है नदियाँ। एक है गंगा और दूसरी है यमुना। गंगा, कवितेत आलेल्या नद्यांची नावे गंगा और यमुना, गंगा और यमुना। ठीक है, ये हो गई गंगा और यमुना। मनातून वाहून जाव्यात अशा गोष्टी, वाहून जाव्यात, दिल में से बह जानी चाहिए, दिल में से निकल जानी चाहिए, ऐसी कौन सी चीज है, तो वो हम पढ़ेंगे। या गंगा यमुना शेती धरती बाग बगीचा माझा, अभिलाषा याची धरिता कुणी नजर वाकडी करता, या मरण द्यावया स्फुरण आपल्या बाहू पाहू द्या रे,
जे हात उचुकलेले दगडांच्या वर्षावाला, रोखाते लावा कार्याला, या देशाच्या प्रगतीला. हे बंद करा उत्पात, थांबवा आपुला घात. थांबवा आपुला घात. थांबवा आपुला घात. सामर्थ्य न जावो व्यर्थ, काहीसा अर्थही येऊ द्या रे. जरी अनेक आपुले धर्म, जरी अनेक आपुल्या जाती, परी अभंग असू द्या सदैव आपुली माणुसकीची नाती. द्या सर्व दूर ललकारी, हुंकारे एक तुतारी, संदेश रोष जे द्वेष मनातील वाहून जाऊ द्या रे. मनातील वाहून जाऊ द्या रे, है ना. जो मन में से बह जानी चाहिए, वो कौन सी चीजें हैं? रोष और द्वेष, ये दो चीजें. रोष यानी गुस्सा और द्वेष यानी तिरस्कार करना, किसी इंसान का तिरस्कार करना, उसे कहते हैं द्वेष. दो चीजें दी गई हैं, एक है रोष और एक है द्वेष. ये दोनों चीजों को बह जानी चाहिए. तो कौन सी है? रोष और द्वेष. ये दो चीजों को हमें बह जानी चाहिए अपने दिल के अंदर से. ठीक है, ये हो गया. अब आगे क्या है? खालील पंक्तींचा सरळ अर्थ लिहा. सरळ अर्थ यानी सीधा मतलब. जरी अनेक आपुले धर्म, जरी अनेक आपुल्या जाती, परी अभंग असू द्या सदैव आपुली माणुसकीची नाती. ये जो दो लाइन है, इनका सीधा मतलब हमें लिखना है. पहले समझते हैं. जरी अनेक आपुले धर्म, क्या हुआ? हमारे बहुत सारे धर्म हैं, है ना. हम जो भारत में रहते हैं तो बहुत सारे लोग अलग अलग धर्मों से क्या करते हैं? रिलेटेड हैं. जरी अनेक आपुले धर्म यानी क्या हुआ कि हमारे बहुत सारे धर्म हैं. जरी अनेक आपुल्या जाति, क्या हुआ? हमारे अनेक बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग जातियों को प्रैक्टिस करते हैं. परी अभंग असू द्या, लेकिन ये टूटना चाहिए. अभंग यानी अटूट. हाँ, अभंग यानी टूटना नहीं चाहिए. असुद्या यानी एक साथ रहना चाहिए. हमें क्या रहना चाहिए? सदैव आपुली माणुसकीची नाती, यानी जो इंसानियत का नाता है वो हमारा हमेशा अभंग रहना चाहिए, यानी बिना टूटे रहना चाहिए. जो इंसानियत का जो नाता है वो बिना टूटे रहना चाहिए. भले ही हमारे धर्म अलग हो, भले ही हमारी जातियाँ अलग अलग हो, लेकिन हमारे बीच का जो इंसानियत का नाता है वो अभंग रहना चाहिए, यानी बिना टूटे वो रहना चाहिए. ठीक है, ये उसका मतलब है. चलो अब हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं कि उसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, चलो. सरळ अर्थ. भारतीय बांधवांनी कसे वागावे हे सांगताना कवी म्हणतो, जरी आपल्या भारतवर्षामध्ये अनेक धर्म व अनेक जाती नांदत असल्या तरी आपल्यामधील माणुसकीची नाती नेहमी अतूट राहू द्या. माणसांमधील माणुसकीचे नाते एक संध राहू द्या.